हाँ जी, देखो हमने कहाँ तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक हमने कर लिया था, ठीक है। तो अभी अपना प्लान क्या रहेगा, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, या जहां भी कुछ अपने को थ्योरी क्वेश्चन और मिलता है वो कर लेते हैं एक सेशन में, और उसके बाद जो बड़े क्वेश्चंस रहते हैं कंपैरेटिवली उसको फिर अलग अलग सेक्शन जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर रिकॉर्ड हम लोग करके चलेंगे। ठीक है भाई, चलो देखें कहाँ तक हमने मामला कर लिया था वो चेक करिए। ये हमारा हो गया था सर, हाँ ये बीआरएस तक हो गया था, है ना। अब देखो थर्ड का 10 नंबर का क्वेश्चन है कंसाइनमेंट का, इसको ये वाले सेशन में अपन कर लेते हैं। देन आफ्टर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को भी किया जा सकता है, अकाउंट करंट भी किया जा सकता है, ठीक है। और ये क्या है भाई, गुडविल है। चलो 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे छोटे छोटे से, वो अपन कर लेंगे। उसके बाद देखिए रिसीट पेमेंट, ये अलग चलेगा अपना। और फिर पार्टनरशिप है, ये वैसे छोटा ही क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें पंगा है नहीं, इसमें ज्यादा पंगा है नहीं, तो इसको भी इस वाले सेशन में करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद अगर पेटी कैश बुक हो जाएगा तो वो भी कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलो टारगेट हमारा क्या क्या रहेगा सर, कहां से शुरू होगा, हमारा टारगेट शुरू होता है कंसाइनमेंट से। आओ जी, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टिपिकली जो आता है नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है हमारा कंसाइनमेंट का, वही अगलों ने पूछा है, तो फटाफट से इसको क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। चलो पहले पढ़ लें क्वेश्चन, 10 मार्क्स का है, तो टाइम कितना लगना चाहिए अपने को, तकरीबन 15 मिनट के आसपास लगना चाहिए इसको बनाने में। चलिए, एम ऑफ मुंबई सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यूड 4 लाख, तो ये कॉस्ट है या कुछ यहाँ पे इसको स्टॉक रिजर्व वगैरह का तो नहीं है, मार्कअप तो नहीं किया, वो तो यहाँ पे कह नहीं रहा, चलो खैर। और उसने खुद को एक्सपेंडिचर किया 48,000 का, किस चीज के लिए, फ्रेट और इंश्योरेंस के लिए। आपको भी मालूम है कि कंसाइनर जो खर्च करता है उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, तो वो क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन के लिए क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। एम का अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31 दिसंबर को, चलो कर देंगे। ए को जो कमीशन मिलना है 5% ऑन ग्रॉस सेल प्लस डेल क्रेडर कमीशन ऑफ 3%, यानी टोटल उसको कितना मिलेगा, 8% का। और जैसे ही अगलों ने ये बोल दिया क्वेश्चन में कि डेल क्रेडर कमीशन है, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बैड डेट हुआ आगे तो उस बैड डेट को कंसाइनर बियर नहीं करेगा, यानी एम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, एने डिलीवरी ले ली और 12,000 रुपए खर्च करे इसमें जो गुड्स को क्लियर करने में। 31/12 को ए इन्फॉर्म करता है फोन पे कि उसने सारा सामान बेच दिया है। अच्छा, सारा सामान बेच दिया, मजा आ गया, मजा आ गया। ऑल द गुड्स, यानी देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो गया, क्वेश्चन इसका मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए, और उसको सेलिंग एक्सपेंस लग गया 8,000 का, ये वाला ठीक है। रेकरिंग नॉन रेकरिंग का तो सर कोई सोचना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वाला तो मसला है ही नहीं। अगर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना होता तो फिर रेकरिंग कॉस्ट और नॉन रेकरिंग कॉस्ट में हमें क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। और 592 जो है कलेक्ट कर लिया गया है, बाकी इरिकवरेबल हो गया, यानी बैड डेट हो गया। आप बताइए इस बैड डेट से एम ऑफ मुंबई को कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। और ए उसको क्या बोल रहा है कि मैं आपको चेक भेज दूंगा। अच्छा अच्छा, ये सवाल तो हमारा देखा हुआ है। इसमें क्या होता होगा कि भाई अच्छा कुछ दिन के बाद एम को जो है पैसे भी मिल गए, चेक वाले पैसे मिल गए, और उसने बैंक चार्जेस लगाए 1040 का उस चेक को कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, और पैसे उसके बैंक अकाउंट में आ गए। कह रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ और एज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एम। मैंने क्या बोला आपको, जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है अपने पास वही क्वेश्चन यहाँ पे आया है। इस क्वेश्चन में कोई भी खास बात एज सच देखने को नहीं मिल रही, तो अगेन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आ गया। बना ले फटाफट से। देखो दो चीजें बोल रहा है, क्या क्या करने के लिए कह रहा है ये, एक तो कह रहा है आपसे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, और दूसरा आपसे कह रहा है कंसाइनी अकाउंट बनाओ। चलो बना लेते हैं दोनों को अलग अलग जगह पे। ओके, तो एक हमने क्या बना लिया सर, कंसाइनमेंट अकाउंट। और मैं आपको मालूम है कि कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है वो सेम एज क्या होता है सर, ट्रेडिंग पीएल की तरह होता है। ये किसकी तरह होता है, ट्रेडिंग पीएल, नॉमिनल अकाउंट है, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए होता है। और फिर एक क्या बनाएंगे हम लोग, एज अकाउंट, ए का अकाउंट बनाएंगे। ए कौन है एम के लिए सर, कंसाइनी, तो कंसाइनी ये कहो आप सॉर्ट ऑफ डेटर, ये डेटर की तरह काम करेगा, ये पर्सनल अकाउंट है, समझ गए। चलिए फटाफट से करते हैं। कोई ओपनिंग स्टॉक है क्या, बिल्कुल नहीं, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं। हमारा काम बहुत आसान होता जा रहा है, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं, बात खत्म करो।
सीधे क्या करा है, 4 लाख का सामान भेजा है, तो आप क्या लिख दोगे, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने रुपए का सर, 4 लाख रुपए का। कोई इसमें लोडिंग वगैरह नहीं है, तो अनलोड करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद आप क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। आपको याद होना चाहिए कि कंसाइनर अगर कोई खर्च करता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिखना चाहो लिख दो, क्या भाई ये फ्रेट और इंश्योरेंस पे खर्च हुआ है। कितना रुपया, 48,000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस बाय कंसाइनर। तो इसको कंसाइनी से कोई लेना देना नहीं। चलिए फिर देखते हैं, कमीशन मिलेगा 5% प्लस 3%, यानी टोटल 8% का। ए ने डिलीवरी ले ली और 12,000 रुपए का एक्सपेंस किया है। सर ये एक्सपेंस तो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू ए ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, क्लियरेंस लिख दो, कुछ भी लिख दो, डिलीवरी एक्सपेंस लिख दो, जो मन में आए लिख दो। क्लियरेंस का खर्चा लग गया कितना रुपया का, 12,000। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कितना रुपया, क्लियरेंस का कितना रुपए, 12,000 रुपए। समझ गए, यहां तक बात आपको आ गई। उसके बाद सारा सामान बेच दिया 6 लाख में। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, बाई कौन, ए ना, सेल्स। जैसे ही कंसाइनी सेल करता है वो कंसाइनर के लिए डेटर बन जाता है, 6 लाख रुपए। चलो यानी यहां पे आप क्या लिख दोगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स मेड बाय कंसाइनी। कितने रुपए का सर, 6 लाख रुपए। कोई ऐतराज, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलिंग एक्सपेंस 8,000 का किया इसने, तो फिर से क्या हो जाएगा, टू ए सेलिंग एक्सपेंस कितने रुपए का, 8,000। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट सेलिंग एक्सपेंस कितने रुपए का, 8,000 रुपए का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो सिर्फ 592 रिकवर कर पाया। एक बात बताओ, इससे एम को क्या लेना देना। वो कहेगा भाई मैं आपको क्या दे रहा हूं, डेल क्रेडिटर कमीशन भी दे रहा हूं, यानी बैड डेट अब किसका हेडेक है, अब ये आपका हेडेक है, यानी कंसाइनी का हेडेक है। बात खत्म, कोई आर्ग्यूमेंट होएगा नहीं इस पे। यानी ये सब जो ये चीज तो हमारे लिए कतई इररेलेवेंट हो गया। चलो चलो चलो, अच्छा आप कमीशन भी दे दें उसको, तो टू ए कमीशन, दोनों इकट्ठे लिख दूं मैं, आपका मन करे आप अलग अलग लिख लेना। मैं यहाँ पे दोनों को क्या कर रहा हूं, इकट्ठे लिख दे रहा हूं। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो यहाँ पे क्या लिख ले हम लोग, टू ए क्या सर, कमीशन। बताइए 6 लाख रुपए की सेल हुई है, मल्टीप्लाइड बाय कितना, देखो 5% और 3%, यानी कितना हो जाएगा, 8%। 5 प्लस 3% यानी कितना हो जाएगा, 48,000। ठीक है भाई, तो 48,000 का हमने क्या कर देना है सर, इसको कमीशन दे देना है। चलिए आइए कमीशन दे दिया जाए इसको 48,000 का। और ये भी अपने को कहां लिख देना है सर, यहाँ पे बाई कमीशन। बाई कमीशन कितने रुपए का, 48,000। यहाँ पे दोनों है, याद रखिएगा 5% और 3% दोनों भी है। चलो उसके बाद क्या करें, और तो कुछ है नहीं सर, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्वेश्चन तो सिंपल है। अच्छा इनका बुक क्लोज हो रहा है 31/12 को, मगर ऐसा तो है नहीं कि 31/12 को क्लोज हो रहा है और 31/12 को इन्होंने सारे अकाउंट बना लिए होंगे, ऐसा तो है नहीं, उसमें कुछ टाइम तो लगता ही लगता है। अब देखो 5 तारीख को एम ने क्या किया है, एम ने चेक रिसीव किया है ए से, और उसके लिए बैंक चार्जेज लगाए हैं उसने कितने, 1040। यानी ये इंफॉर्मेशन तो है आपके पास, तो आप इसके लिए क्या बना के चलो, एक प्रोविजन। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, कि 5 तारीख को ये क्या कर रहा है, 1040 का एक प्रोविजन बना के चल रहा है। मतलब इसको एक खर्च करना है तो ये पहले से क्या करेगा, प्रोविजन बना के चलेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर, क्योंकि अभी ये खर्चा इसका एक्चुअल तो हुआ नहीं है, 31 दिसंबर तक में तो ये हुआ नहीं है, तो प्रोविजन फॉर क्या, कलेक्शन चार्जेस, कुछ भी लिख दो फर्क नहीं पड़ता। कलेक्शन चार्जेस कितना रुपया, 1040। बस बात खत्म, इससे और किसी को लेना देना नहीं है। इसके अलावा बताइए और कोई पॉइंट है, अगर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे सीधे प्रॉफिट निकाल लीजिए, कितना रुपए, 6 लाख रुपए। इधर भी 6 लाख रुपए, इधर भी। तो चलो करके देखें भाई, 6 लाख माइनस कितना करना है अपने को, जो भी खर्चा वर्चा आता है सारा ये देख लो आप, 6 लाख माइनस 4 लाख माइनस 48,000 माइनस 12,000 माइनस 8,000 माइनस 48,000 अगेन और माइनस 1040, यानी सर ज्यादा नहीं, 82,960। कितने का, 82,000
तो आप क्या लिख दोगे इसको, इसको आप कहां लेके चले जाओगे, ये जो कंसाइनर है इसको कहां लेके जाएगा, अपने नॉर्मल पीएल अकाउंट में। तो आप लिख दोगे टू पीएल अकाउंट कितना रुपया, 82 960, ये आपका मुकम्मल हो गया। अच्छा इधर का देख लीजिए आप, इधर और कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बैलेंस सीडी, कितने रुपए हो जाएंगे भाई, यहाँ पे 6 लाख, आप 6 लाख में माइनस कर दीजिए, खत्म बात। 6 लाख में भाई उसने क्या करा है, 12,000 रुपए क्लियरेंस में दिया है, 8,000 रुपए का सेलिंग एक्सपेंस किया है, और 48,000 का उसको क्या है, कमीशन है। तो यानी 532 का उसने क्या भेजा होगा, आपको चेक भेजा हो, ये देख रहे हो, ये चेक है, जानते हो, ये अमाउंट ड्यू कितना है, 5,32,000। बस आपसे आगे का जनवरी का पूछा नहीं है तो वो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, तो 10 नंबर मिल गए फटाफट से, ये तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। ओके अगला देखिए क्या, अगेन 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 बहुत बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन, सेल ऑन अप्रूवल। ठीक है, ये देखो क्या कह रहे हैं कि पी क्या करता है, सामान भेजता है कस्टमर को और उसको सेल्स अकाउंट में एंट्री कर लेता है। 31 मार्च को उसके डेटर्स हैं कितने रुपए के, 3 लाख के, जिसमें 21,000 रुपए का क्या है, सेल ऑन अप्रूवल। ओके ओके ओके, यानी ये आपका मान लो ये आपका ईयर है, कौन सा ईयर, 2021। तो यहां क्लोजिंग डेट पे डेटर्स बोलो कितने हैं उसके, 3 लाख के, जिसमें जिसमें सेल ऑन अप्रूवल वाला और रिटर्न ये कितना है बताइएगा, ये है आपका 21,000, जिसमें दो लोग हैं ए और बी। ए को आपने माल बेचा है 12,000 रुपए का, बी को आपने माल बेचा है 9,000 रुपए का। अब जरा सोचिए, 2 मिनट आराम से सोचिए, जब आपने सेल किया होगा साल के दौरान तो आपने एंट्री क्या पास करी होगी, तो एक अपन साइड में क्या करते हैं, एक मेमोरेंडम एंट्री कर लेते हैं अपनी मेमोरी के लिए। सोचो जब आपने ए को माल बेचा होगा, एंट्री क्या पास करी होगी, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए का, 12,000 12,000। और जब बी को आपने माल बेचा होगा तो क्या एंट्री पास करी होगी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगेन कितना रुपया, 9,000 और 9,000। समझ रहे हैं, कोई एतराज यहां तक। अब क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा है अब क्या होता है, तो देखिए जो बंदा हमें जो है बीच में लटका के चला गया, यानी हमें मालूम नहीं है कि वो सामान को रखेगा या रिटर्न कर देगा, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, हम लोग क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि अगले ने रिटर्न कर दिया, मतलब ये भी नहीं मानो, एक्चुअली में अपन ये मान के चलते हैं कि हमने उसको कोई सेल कभी किया ही नहीं, हमने कभी उसको कोई सेल नहीं किया है। ठीक है, तो ये देखिए उस केस में यानी एंट्री क्या बनेगी आपकी, पहली एंट्री क्या बनेगी, आप सेल को रिवर्स कर दो, ये सेल्स रिटर्न नहीं है, याद रखिएगा ये सेल्स रिटर्न नहीं है, ये किस चीज की एंट्री है, ये रिवर्सल की एंट्री है। ठीक है, तो आप पहली एंट्री क्या पास करेंगे बताइए, आप एंट्री पास करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट कितना, 12,000 प्लस 9,000 दोनों मिल करके कितने हो गए, 21,000 यहां भी और 21,000 यहां भी। एक एंट्री तो आप ये पास करोगे, दूसरी एंट्री बताइए आप क्या पास करेंगे, सेकेंड एंट्री। अच्छा आप देखो आपका सेल कम हो गया, कितने से कम हो गया, आपका सेल कम हो गया 21,000 से। अब आपको क्या करना है, डेटर भी कम कर देना है, वो भी कम हो गया। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, आपने अपने सेल को भी कम कर लिया और आपने अपने डेटर को भी कम कर लिया। अब क्या करें सर, स्टॉक को बढ़ाना होगा, स्टॉक को बढ़ाना होगा, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, याद आ रहा है किसी को, बताइए एंट्री आप क्या पास करेंगे, ये चेक करिए, ये क्या करते हैं हम लोग, उसको क्लोजिंग स्टॉक में जाकर के क्या कर देते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। यानी देखिए एक काम करिए, यहां करके चेक कर लीजिए इसको, ये देखिए इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। ये देखो एक एंट्री होती है जहां पे सेल रिवर्स होता है, और एक एंट्री होती है जहां पे क्या करते हैं हम लोग, उसको स्टॉक में जाकर ऐड कर देते हैं। ये देखिए सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ये रहा आपका, ये देखिए इसमें आपको आगे कहानी मिलेगी इसकी, कहा गया, ये देखो ये देखो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड। चलो सारी बात छोड़ो, कहां गया, देखिए at the year end when goods are lying with customer and the specified time limit is yet to expire, तो पहली एंट्री क्या करते हैं हम लोग, इनवॉइस प्राइस पे सेल्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट, बात खत्म, यानी सेल्स अकाउंट टू ए सेल्स अकाउंट टू बी कर दिया। और एक एंट्री और होती है क्या, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर
अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसको ट्रेडिंग में जाकर के जहां पे अपन वो लिखते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक के नीचे में उसको लिखा जाता है। तो चलिए इसकी एंट्री पास कर लेते हैं फटाफट से। तो क्या करेंगे, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन, देखो ये तो बहुत लंबा लाइन इन्होंने लिखा है, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और ऑन रिटर्न अकाउंट, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न अकाउंट। आप पूरा याद कर लीजिएगा, नहीं भी याद आए तो आप लिख दीजिएगा इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट। ये अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान से ये एंट्री हो रही है इनवॉइस प्राइस पे, मगर ये एंट्री होगी कॉस्ट प्राइस पे। बस यही तो दिमाग लगाना है सर, और क्या ही दिमाग लगाना है। ठीक है, तो चलो देखो अगलों ने कुछ बताया है क्या। हाँ जी सर, अगलों ने बताया है कि गुड्स जो भी हम भेजते हैं ना वो 25% ओवर एंड एबव कॉस्ट प्राइस होता है। यानी कॉस्ट प्राइस पे कितना जोड़ते हो आप, 25%। अगेन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि अगर प्रॉफिट है आपका तो वो दो चीजों पे हो सकता है, ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे आपको गिवन है कितना, 25%, यानी कितना, 25 अपॉन में 100 इधर जाएगा तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये निकलेगा 20% ऑन सेल प्राइस। ठीक है भाई, तो बताइए कितना हो जाएगा ये, 21,000 माइनस 20% ऑफ 21,000, बताइए कितना बनेगा ये, 21,000 माइनस 20%, 16,800, 16,800। ये तो एंट्री हमने पास कर लेनी है किस दिन, 31 मार्च 2021 को। ये दो एंट्री हमने पास कर लेनी है। आराम से देखिए और सोचिए और बताइए कहां दिक्कत आ सकती है। मैंने क्या करा, मैंने उसको सेल किया, मैंने पहले सेल को रिवर्स कर दिया, मैंने मान लिया कि नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको कोई सेल किया ही नहीं कभी। तो भाई सेल नहीं किया है, अगर कोई भी सामान, देखो क्या होता है, अगर आप सेल नहीं करो तो आपके स्टॉक में होना चाहिए, बट स्टॉक में भी नहीं है, वो तो रास्ते में है, या रास्ते में नहीं है, कस्टमर के पास है, बट उसको अपने स्टॉक का पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हमने एंट्री क्या पास कर दी, अपने स्टॉक को वापस से बढ़ा दिया, और एंट्री क्या पास कर दी सर, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट। अब देखो इसका बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ेगा, बैलेंस शीट पे देखिए क्या असर पड़ेगा। और इनफैक्ट पहले आप तो ये देख लो कि आप जो ये बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, उस पे क्या असर पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस मैं बनाता हूं आपके लिए। सेल्स बताइए कहां लिखा होता है, क्रेडिट साइड में। जो भी अमाउंट रहा होगा सेल्स का, मुझे नहीं मालूम कितना अमाउंट रहा होगा, बट उसमें से मैंने माइनस कर देना ही 21,000। बोलिए पहली बात समझ गए। सेल्स अगलों ने बताया है क्या, नहीं बताया कि टोटल सेल्स कितनी है, नहीं बताया, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो नहीं बताया। सेल्स जितना भी रहेगा उसमें से 21,000 माइनस हो जाएगा। दूसरी बात, आपके डेटर्स जितने भी होंगे उसमें क्या ऐड हो जाएगा मेरा, बताओ कितना ऐड हो जाएगा, सॉरी ऐड नहीं होगा, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें से भी माइनस हो जाएगा कितना, 21,000। डेटर आपके देखो टोटल कितने हैं, 3,00,000, 3,00,000 में से 21,000 क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। एक बात, दो बात हो गई। तीसरी बात, आपका क्लोजिंग स्टॉक बताइए कितने रुपए का है, क्लोजिंग स्टॉक चेक करके बताइए कितने रुपए का आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक आपका जहां भी है, जितना भी है, आपको उसमें ऐड कर देना है। कौन सी चीज ऐड कर देनी है, कितना ऐड कर देना है बताइए। आपको ऐड करना है सर 16,800, और कहां कहां ऐड करना है समझो, ध्यान से सुनो। जब आप बनाओगे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, जब आप क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट, वहां पे आप लिखते हो ना क्या, बाय क्लोजिंग स्टॉक, उसके नीचे आप लिखोगे क्या, बाय इन्वेंट्री विद कस्टमर, कितना रुपया, 16,800। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, ये तो ट्रायल बैलेंस था, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट के अंदर भी जहां पे क्लोजिंग स्टॉक होता है, जितने का भी हो, अपने को उससे मतलब नहीं, उसके नीचे आप लिखोगे इन्वेंट्री विद कस्टमर, कितने रुपए का, 16,800 का। यहां तक बात समझ में आई। मैं आपको एक बार इसको सिंप्लीफाई तरीके से बता देता हूं, सुनो क्या क्या करना होता है। पहला, इनवॉइस प्राइस ऑफ जो सेल है उसको डिडक्ट करना होता है, हमें डिडक्ट करना होता है, किससे किससे, फ्रॉम सेल्स एंड फ्रॉम डेटर्स, दोनों जगह से अपने को क्या करना होता है, डिडक्ट करना होता है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल है उसको हमें क्या करना पड़ता है, जाके ऐड करना पड़ता है टू क्लोजिंग स्टॉक एज इन्वेंट्री विद कस्टमर।
ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट, यानी ठीक है, दो जगह पे ये बात आएगी। एक तो कहां पे जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक के नीचे, और दूसरा आपका जाएगा कहां बैलेंस शीट में, जहां पे क्लोजिंग स्टॉक अपन लिखते हैं ना उसके नीचे। दोनों जगह पे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आप लिखोगे, उसके नीचे ये लिखोगे, यहाँ पे भी लिखोगे, उसके नीचे भी आप ये लिखो। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है। नेक्स्ट ईयर अब चेक करते हैं क्या हो रहा है। देखो नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, मिस्टर ए कंफर्म कर देते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये सामान पसंद आ गया, वो कंफर्म कर रहे हैं। अब देखिए इससे हो क्या जाएगा, इससे सिचुएशन क्या बदल जाएगी। हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि हमने कोई सेल करी ही नहीं, ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ सेल्स रिटर्न की हमने एंट्री पास कर ली है, मगर मिस्टर ए ने तो एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट कर लिया तो हमें सेल की एंट्री दोबारा से पास करनी पड़ेगी। यानी नेक्स्ट ईयर अपने को क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, ये देखिए, जो कौन सा ए ने कितना खरीदा था भाई 30 अप्रैल को 12,000 का, तो अपन फिर से एंट्री पास करेंगे क्या, डेटर अकाउंट डेबिट, मतलब ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए का सर 12,000 और 12,000। बात समझ में आई। और दूसरी बात, जब बी क्या कर रहा है, बी ने रिटर्न कर दिया 10 अप्रैल को, तो 10 अप्रैल को, अरे 10 अप्रैल तो पहले आता है, उसकी एंट्री पहले होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अगलों ने पहले 30 अप्रैल दे दिया है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं नीचे, ठीक है, इसको कर लेते हैं, ये हो गया 30 अप्रैल और ये है 10 अप्रैल। बताइए उस दिन क्या एंट्री होगी, रिटर्न की क्या एंट्री होगी। आप कहोगे सर सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर दो, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी रिटर्न मान चुके हैं, तो यहां पे क्या होगा, नो एंट्री, बी वाले केस में नो एंट्री इन केस ऑफ गुड्स रिटर्न्ड बाई बी, आपको कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, मगर कंफर्मेशन जो है, कंफर्मेशन बाई ए, इसकी एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। समझ गए, तो बस यही 4 एंट्री करनी है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अच्छा पूछा क्या क्या देख लो जरा, मेक द एडजस्टमेंट एंट्री, शो हाउ दीज आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, मैंने आपको वो भी दिखा दिया कि सर बैलेंस शीट में क्या होगा, हमारे क्लोजिंग स्टॉक में वो जाकर के ऐड हो जाएगा। देखो मैं आपको बैलेंस शीट एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, कहीं पे जगह बना करके, यहाँ पे जगह बना करके मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में क्या होगा, जहां पे क्लोजिंग स्टॉक है ना, जितने का भी है मुझे नहीं मालूम, उसके नीचे आप एक काम कर देना, इन्वेंट्री विद कस्टमर भी कितना लिख देना 16,800 का, और जहां पे डेटर्स आपका होगा 3 लाख का, उसमें से आप माइनस कर देना कितना रुपया 21,000। बस इतनी सी तो बात है। बैलेंस शीट में आपको यही काम करना है, लायबिलिटी साइड का कोई लोड नहीं है, क्योंकि सेल्स में से कम करना है तो सेल्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। समझ में आई सारी बात या कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो बताइए, अगर कोई डाउट है तो आप क्या करेंगे, बताएंगे। कोई ऐतराज, अब यहाँ तो बहुत सारी चीजें आ गई सर, तो क्यों ना एक काम करें, ये सब को उठा के कहीं पे रख आए, ये सब को उठा के कहीं पे रख, लो भाई, गए सारे के सारे, नहीं गए तो चलो मिटा लिया जाए फिर तो, ठीक है। चलो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, मिटा लेते हैं, क्योंकि अब अपने को अगला क्वेश्चन करना है ना, तो इसके लिए तो जगह चाहिए रहेगी, तो चलिए इसको थोड़ा सा खाली कर लेते हैं। तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। सी में अगलों ने बोला है कि दो में से कोई एक बना लो, मगर हमें तो क्या करना पड़ेगा, अभी दोनों भी बनाने पड़ेंगे। आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग एग्जाम में एक ही बनाकर आए होंगे, ठीक है। और एग्जाम में कभी ऐसा हो जाए कि भाई हमें दोनों क्वेश्चन आते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्या करेंगे, दोनों भी क्वेश्चन बना के चले आएंगे, ऐसा आपने नहीं करना है। चलो अगला क्या कहता है, देखो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू सब पार्ट, यानी ईदर वन और टू, इंटरनल चॉइस एक और दे रखी है। चलो अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों भी बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है सर, अकाउंट करेंट, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई लोड लेने वाली बात इसमें है ही नहीं, अकाउंट करेंट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। चलिए बना लेते हैं फटाफट से, इसमें मैं बहुत ज्यादा समय भी नहीं दूंगा, मुझे यकीन है आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा ये अकाउंट करेंट। मेथड क्या बोला है,
प्रोडक्ट मेथड से बोला है, ठीक है, चलो प्रोडक्ट मेथड। तो चलो मैं एक काम करूं, ये सब छोड़ो, ये कैसे बनाना है आप जानते हो, मैं आपको डेज कैलकुलेट करके देता हूं। अगलों ने क्या बोला है, 31 अक्टूबर। बोलिए मेथड कौन सा चलें, फॉरवर्ड मेथड चला दें? अगर फॉरवर्ड मेथड चलाते हो तो कहानी क्या जाएगी, जो भी डेट है, ड्यू डेट तो यही है भाई, कोई और ड्यू डेट है नहीं, तो यही डेट है। तो यहां से आपको कहां तक लेके मामला जाना पड़ेगा, 15/7/21 से लेकर 31 अक्टूबर, अक्टूबर 10वां महीना होता है, ये आपको निकालना होगा कितने दिन का बनता है। फिर 28/21 से लेकर 31/10/21, फिर 25/8/21 से लेकर 31/10/21, फिर आपका 15/9/21 से लेकर कितना, बोलो बोलो बोलो, 31/10/21, और लास्ट में 20/10/21 से लेकर 31/10/21। बस ये 5 निकाल लो, मेन तो यही काम है, इसके अलावा तो बाकी टाइम पास चलता रहता है। ठीक है, देखिए, अच्छा ये ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस, तो यहां पे आपको जिस दिन से शुरू हुआ है ना भाई, उसी दिन से गिनना है। ठीक है, तो चलो जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। 31 में आपने क्या करना है, 14, 15 माइनस नहीं करोगे, कितना माइनस करोगे, जो बैलेंस बीडी रहता है वहां पे उस दिन को इंक्लूड किया जाता है। तो 31 माइनस 14 कर लिया हमने, 17 दिन, जुलाई के, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन। ठीक है, जो भी आता है देख लेंगे। इसमें देखो अगस्त के 31 दिन होते हैं, मगर 31 माइनस 20 यानी 11 दिन अगस्त के हो गए, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन। चलो 25 अगस्त, 31 माइनस 25, 6 दिन अगस्त के, 30 दिन सितंबर के, 31 दिन अक्टूबर के। समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल भी? पहले वाले में हमने क्या करा है, इस दिन को इंक्लूड किया है, इसीलिए यहाँ पे 17, अदरवाइज ये 16 हो जाता। चलो आगे देखें, 15/9, 30 माइनस 15, तो ये हो गया आपका 15 दिन सितंबर का, 31 दिन अक्टूबर का, और ये फाइनली 31 माइनस 20, ये तो सर 11 है। तो ये मैं निकाल देता हूं, आप लोग बाकी निकालिए, कितना कितना हो जाएगा, देखिए 31 प्लस 15 46, 6 प्लस 30 प्लस 31 67, फिर आपका 11 प्लस 30 प्लस 31 72, और 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 17 यानी 109। कोई एतराज बताइए? फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6000 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। मेरे ख्याल ये सारी चीजें आपको आती हैं, ये क्वेश्चन में कोई जान है नहीं। गुना 1600, गुना 6400, और गुने कितना 4000। चलो अकाउंट करंट बनाते हैं एक नन्ना मुन्ना सा। ओके, ये ले लो, आप कुछ भी ले लो, 3 कॉलम बना लेते हैं, चलो 3 कॉलम हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए टू बैलेंस पीडी। बैलेंस पीडी अगर देखो कितना है, 6000, दिन आपने कितना लिख दिया 109, जो आएगा आप कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर के, तो क्या लिखोगे, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर के करोगे तो क्या हो जाएगा, केज अकाउंट, क्योंकि आपने उसको क्या करा है, माल बेचा है, सॉरी टू सेल्स अकाउंट करेंगे ना, क्या करेंगे आप, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का सर बताइए, 10,000 का। आपने क्या किया, उसको 10,000 का माल भेजा, और बताइए यहाँ पे दिन कितने आएंगे, 72 डेज। आप 72 डेज करोगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, ये कोशिश करते हैं, चलो अभी अगर समय रहता है तो खुद से भी कर लेंगे। गुड्स रिटर्न, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय सेल्स रिटर्न, कितने रुपए का सर, 1600 रुपए का। दिन कितने बनते हैं इसमें, 67। उसके बाद देखिए चेक पेड, तो आप क्या लिखोगे, बाय बैंक 6400, और यहाँ पे कितने दिन सर, 46 डेज। ठीक है, उसके बाद कैश रिसीव्ड, तो आप क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट, कितना रुपया कह रहे हैं, 4000 रुपए। इसमें आप दिन लगा दोगे कितने, 11। कहिए कोई ऐतराज? चलो कैलकुलेट भी कर ही लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। 6000 मल्टीप्लाइड बाई 109, सर 6,54,000। ठीक है भाई, चलो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 72,
7,20,000। ठीक है, चलो इधर क्रेडिट साइड में देखें, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। 1600 मल्टीप्लाइड बाय 67 यानी सर 107,200। 6400 मल्टीप्लाइड बाय 46 294,400। ओके ओके ओके, और 4000 मल्टीप्लाइड बाय 11 यानी 44,000। अब देख लो किधर जाता है, किधर जाता है, देख लो आप इधर का अगर देखोगे कितना हो रहा है, 654 प्लस 7,20,000, तो ये आपका लगभग लगभग आता है 13,74,000, 13,74,000। तो चलिए इधर देख ले कहानी क्या बनती है हमारी। माइनस करो 10,72,00 माइनस करो 29,44,00 माइनस करो 44,000, यानी ये आ जाता है आपका लगभग लगभग 9,28,400। इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट बोलिए कितना आ जाएगा, ये आएगा 9,28,400 मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट का रेट आपका बनता है कितना, 8%। तो हम लोग क्या कर लेंगे 8%, और कितने दिन का, एक दिन का। याद है, ये सब आपको याद है, ये मैं नहीं बता रहा दोबारा, ये सब आपको याद है। तो ये करो मल्टीप्लाइड बाय 8% और डिवाइडेड बाय 365, तो अराउंड 203 रुपए का, 204 ले लो, 203 या 204 जो भी आपका मन करे ले लो आप। ओके, कुछ भी ले सकते हो। 203 रुपए, 203 रुपए का क्या हो जाएगा भाई, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 203 रुपए का इंटरेस्ट बन जाता है। तो यानी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इंटरेस्ट। कितना रुपया इंटरेस्ट लेना है हमें उससे, इंटरेस्ट लेना है सर 203 रुपए का। बोलिए कोई ऐतराज। और फाइनली आप क्या करोगे, आप अपना बैलेंस निकाल दोगे, कितना आएगा बैलेंस भी चलो चेक कर लेते हैं। 6,000 प्लस 10,000 प्लस 203 यानी सर 16,203। इधर भी मामला बनेगा कितना, 16,203। ओके 1374। चलो इसमें माइनस करो मालिक, कितना कितना, 1600 माइनस 6400 माइनस 4000, यानी सर हमें आपसे लेना है 4,203 रुपए। मामला खत्म। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, बाई बैलेंस सीडी 4,203 रुपए। आ गए 5 नंबर। और बताइए क्या करना है, 5 नंबर का यही सवाल था। सिंपल है, बोलो कोई ऐतराज, कहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, ये कैलकुलेट कर लेना। पहली बात आपको जो यहाँ पे सब लोग गलती करते हैं वो क्या है, ये जो ओपनिंग वाला रहता है इसमें आप उस डेट को अगर इंक्लूड नहीं करोगे तो फिर आपका पहले वाले में 109 नहीं निकल के आएगा, 108 निकल के आएगा, और फिर आपका यहाँ पे अमाउंट गलत आएगा, और उसके वजह से आपका ये अमाउंट गलत आएगा। सब कुछ आपका उल्टा पुल्टा हो जाएगा। समझ गए, कोई एतराज, आगे बढ़े। इसका देखो अल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या है वो भी चेक कर लो भाई, वो भी चेक कर लो। 5-5 नंबर वाले सवाल आपको भी मालूम है सर, बहुत 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 सिंपल सवाल होते हैं, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती। चलिए आइए फटाफट से देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। गुडविल निकालने की बात कह रहा है, मेथड कौन सा है, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। चलो ठीक है, कर लेते हैं कर लेते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12th में भी पढ़ के आए थे, फाउंडेशन में भी पढ़ा, और कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि प्रॉफिट हुआ कितना कितना है इनको। 2018 में प्रॉफिट कितना हुआ है बताएंगे, 2,40,000। देखिए 2018 में जो प्रॉफिट हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए, 2018 में प्रॉफिट हुआ है 2,40,000 का। 2019 में इनको प्रॉफिट हुआ है 2,16,000 का। 2020 में इनको 36,000 का लॉस है। ओके 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 ओके, और 2021 में अगेन इनको प्रॉफिट है 3 लाख का। तो पहली बात तो अपने को ये समझ में आ रही है कि सर यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा असेंडिंग या डिसेंडिंग का, कोई पैटर्न नहीं है। तो सिंपल एवरेज लेके चलो, सिंपल वेटेड एवरेज करने का कोई मतलब नहीं बनता। 2,40,000 प्लस 2,16,000 माइनस 36,000 प्लस 3 लाख, ये आता है सर 7,20,000। ओके सर, बताइए एवरेज प्रॉफिट आपका क्या निकल के आएगा। अच्छा कोई देख लो पहले, कोई एबनॉर्मल चीज दे रखा है क्या, नहीं कोई एबनॉर्मल चीज तो नहीं दिख रही। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा बताइए,
डिवाइडेड बाई 4 यानी 1,80,000। मगर मगर एक खर्च ऐसा है जो हमें आगे चल के फ्यूचर में करना है, या फिर एक आप ये देख लो, रिम्यूनरेशन है फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोप्राइटर इफ ही वाज नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस। आपको मालूम है कि इसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना ही पड़ेगा। तो वो एक चीज रेम्यूनरेशन हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। कितना, 36,000 का। यानी अब बताइए आपका एवरेज प्रॉफिट क्या निकल के आया, एवरेज प्रॉफिट ये आपका निकल के आता है -36,000 करो 1,44,000। पहले बताइए यहां तक में कोई डाउट? 1,44,000 का आपका क्या निकल के आ गया, एवरेज प्रॉफिट। पक्का? ये तो आपका है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आपका निकल के आया। अब आपको सेकंड में क्या करना है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्या कैलकुलेट करना है सर, नॉर्मल प्रॉफिट। पहला क्या था, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या खाली भी आप एवरेज लिखोगे तो भी लोगों को बात समझ में आएगी। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगला है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए कैपिटल चेक करते हैं मालिक इसका। कैपिटल इन्वेस्टेड है 9 लाख का, ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 9 लाख का, ठीक है। फिर देखो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इससे अपने को क्या लेना देना, ये तो एफडी का रेट है 8%, बट नहीं, अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क रिटर्न आता है 3% का, यानी कंबाइंड रेट कितना बन गया आपका। अगर कोई आपके नेचर के बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन कितने परसेंट की रहेगी सर, 11% की। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट है कितना, 11%। यानी आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना बनेगा, नॉर्मल प्रॉफिट ये आ जाएगा कितना बताओ, 9 लाख का 11%, यानी लगभग लगभग 99,000। आपको एक ये चीज मिल गई, आपको एक ये मिल गया, तो दोनों की मदद से आपने क्या निकाल लेना है बताइए, ये दोनों के हेल्प से आपने क्या कैलकुलेट कर लेना है, आपका सुपर प्रॉफिट। बताइए सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, कहिए सुपर प्रॉफिट। आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, आना चाहिए, वो कितना है 99,000, मगर आप कितना कमा रहे हो, आप कमा रहे हो 1,44,000। तो ये कितना हो जाता है भाई, 144 माइनस 99,000, ये आपका बन गया कितना। देखो इसमें प्रेजेंटेशन थोड़ा सा खराब है, आप प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा ही करके आए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और ये बनता है 45,000 का। तो बताइए गुडविल कितना हो जाएगा, अगलों ने बोला है, कहा गया 6 ईयर परचेज, यानी आपको हमारे लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 6 साल लगेंगे। ठीक है भाई, तो 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी सर 2,70,000 का क्या हो गया हमारा गुडविल कैलकुलेट। कहिए कोई ऐतराज? देखिए अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ, एग्जाम में जब भी आप जाएंगे तो छोटे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें। बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं कि सर एग्जाम में क्या सीक्वेंशली बनाना चाहिए, 1 2 3 4 5। हमने कहा ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप वो क्वेश्चन करिए जो या तो आपको अच्छे से आता है, या फिर छोटे क्वेश्चन है उनको आप पहले करिए, वो आराम से बन जाएंगे। उसमें ना तो कोई लेंदी पॉइंट होता है जिससे क्वेश्चन आपको, देखो बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, सर क्वेश्चन आता था मगर हम पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, टाइम हमारा निकल गया और हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। देखो होता क्या है, कई बार अगर आप बड़े क्वेश्चंस को पहले उठा लोगे तो दिक्कत क्या आती है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वहां पे या तो उन्होंने कोई फंसाने वाला पॉइंट दे रखा होगा, या फिर क्वेश्चन को उन्होंने क्या कर रहा होगा, अननेसेसरली लेंदी कर दिया होगा। और जब भी आपका पेपर सेट होता है तो याद रखिएगा 50-60 नंबर का जो पेपर होता है ना, वो एकदम इजी सेट होता है। ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, एक बार फिर से सुनिए। इजी पेपर जो सेट होता है अराउंड 50 मार्क्स का, तो आप लगा के चलो कि वो इजी पेपर सेट होता है। मीडियम जो पेपर सेट होता है वो अराउंड 20 मार्क्स या 30 मार्क्स, जो मीडियम, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो आपको आएगा। ये 40 to 50 ले लो आप, ये 20 to 30 ले लो, और बाकी रहता है उसमें थोड़ी सी टफनेस रहती है, जो एग्जाम में जहां पे कि आपको वो ग्रिप कर सकता है कि आप उसमें फंस सकते हो। तो वो अगर हार्ड लेवल आप देखोगे तो वो अराउंड 20 मार्क्स का रहता है। जब अगर मैं क्या मान के चल रहा हूं, अगर मैं 100 मार्क्स मान के चल रहा हूं, अगर आप इसको 120 मार्क्स पे ले जाते हो, बिकॉज क्वेश्चन आपको भी मालूम है 120 मार्क्स का आता है, तो आप सबको क्या कर लो, 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहाँ पे आपको 60 मार्क्स का क्या मिल जाएगा, आपको सिंपल पेपर,
और वाकई में आपको बता रहा हूँ 60 मार्क्स का पेपर आप चेक करोगे ना तो वो बड़ा बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्री लेवल का पेपर आता है, समझ गए। और आपका लगा लो कितना 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो अराउंड अराउंड आपका 40 मार्क्स का पेपर जो है वो सिंपल आएगा, और अराउंड वही 20, 25, 30 इस तरह का जो मार्क्स आपका रहता है वो किस में जाता है, टफ वाली कैटेगरी में जाता है। तो भाई ये काम करते हैं ना, पहले जो इजी और मीडियम है उसको करके नक्की करते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, हम पहुंच जाते हैं टफ वाले क्वेश्चन को करने, उसको या तो छोड़ दीजिए या उसको सबसे आखिर में अटेम्प्ट करिए। याद रखिएगा क्या करना है आपने, उसको या तो छोड़ ही देना है, बिल्कुल एकदम छोड़ दो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपका ऑप्शनल है ही, आप उसको बिल्कुल ही छोड़ दो, या नहीं तो आप उसको क्या करेंगे, सबसे तो आखिर में अटेम्प्ट करेंगे। समझ गए बात यहां तक? चलो, तो ये हो गई ज्ञान की बात। अब थोड़ा सा, अच्छा ये तुमने कर लिया, ये तो बड़ी जल्दी हो गया। अब हमें क्या क्या रहता है करना, जरा देखो। एक रिसीट पेमेंट अलग से बताऊंगा, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट कर लें क्या? रिटायरमेंट किया जा सकता है, ऐसे रिटायरमेंट में ज्यादा दम होता नहीं है, या अगर आप लोग जैसा कहें इसको भी अलग से किया जा सकता है। 10 नंबर का क्वेश्चन भी है, चलो थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स का, तो वही टिपिकली जो बनाना होता है हमें, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी बनाना है, और जर्नल एंट्री भी पास करनी है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए। चलो इसको अलग से कर लिया जाएगा, जो है ना फ्रेश माइंड से करना चाहिए। ये क्या है प्रभु? अच्छा ये वो था मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल, ये तो भाई अलग से होना ही चाहिए। और इसमें क्या है देखें जरा, इशू करा है शेयर को, फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल, यानी कॉल इन एडवांस हो गया। अच्छा, एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, कॉल इन अरियर हो गया। उन्होंने आगे चल के पैसे अपने दे भी दिए हैं अलोंग विद इंटरेस्ट। कंपनी ने भी कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट दिया है। अच्छा, कंपनी जो है कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट मेंटेन भी करती है। अच्छा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है सर, यहाँ भी कोई पंगे वाली बात नहीं है। क्यों? कोई फॉरफीचर नहीं है, कोई री इशू नहीं है, ये सब का पंगा है नहीं, कोई प्रोराटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है। बस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, बस ये दो पॉइंट इसमें इन्वॉल्व है। चलो इसको कर लेंगे। अच्छा चलो अभी फिलहाल के लिए एक चीज कर लेते हैं सर, ये पेटी कैश बुक क्या चीज होती है बताइए? पेटी कैश बुक आप किसको बोलते हैं? देखो, जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो अपने को क्या करना है, 6-7 मिनट 8 मिनट तक इसको लिख देना है, जितना भी आपको समझ में आए आप लिख करके क्या करेंगे, चले आएंगे। देखिए पेटी कैश बुक क्या चीज होती है, सबसे पहली बात आप ये समझो, पेटी कैश के साथ क्या होता है, आपके यहाँ एक मेन कैशियर होता है, हेड कैशियर। अब उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे काम उसको करने होते हैं, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, तो वो बहुत सारी चीजों को क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। अब आप अभी वो 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख के ट्रांजेक्शन कर रहा है, और आप बीच में जाकर उसको क्या बोलते हो, भाई 20 रुपए देना, अपने को क्या करना है, चाय पी के आना है। तो वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा ना एनॉयड हो जाता है, वो बोलेगा कि भाई इतना काम आप मेरे से, एक तरफ तो इतना इंपॉर्टेंट काम करा रहे हो, और फिर ये 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए मेरे से मांग रहे हो। तो जैसे अकाउंटेंट का एक जूनियर अकाउंटेंट होता है ना, वैसे ही कैशियर का एक जूनियर कैशियर बना देते हैं, और उसको क्या बोल देते हैं, पेटी के। तो पेटी का मतलब होता है छोटा, तो वो कैशियर ना छोटा सा कैशियर है, वो छोटे छोटे खर्चे करता है। तो हम लोग का तरीका क्या होता है भाई, कि उसको जैसे महीने के शुरू में आप 2,000 5,000 10,000 20,000 जो भी आपको लगता है महीने भर में खर्च होगा, वो आप उसको दे दो। वो क्या करेगा, सारे खर्च करेगा, और उसको अलग अलग कॉलम बना करके लिख लेगा, और मंथ के एंड में जितना वो खर्च करेगा उतना आप उसको जाकर के अगेन आप दे दोगे, तो अगले महीने उसका बैलेंस फिर से उतना हो जाएगा जितना पिछले महीने में था। बात समझ आई? तो ये कह रहे हैं व्हाट इज पेटी कैश बुक, तो सर पेटी कैश बुक क्या होता है, ये आप जाकर के वहां अपने चैप्टर में भी देख सकते हैं, पेटी कैश बुक क्या होता है। चलो ढूंढ ही लेते हैं भाई, जहां पे थ्योरी वाली बात आए तो अपने को क्या करना चाहिए, थोड़ा मटेरियल की तरफ जाना भी चाहिए। ये देखिए कैश बुक, कैश बुक के अंदर आप चेक करिए, आप देखोगे आपको दिखेगा नन्हा मुन्ना राही, आगे चल के थोड़ा सा ये दूर का सिपाही, कहां गया कहां गया, नहीं ये नहीं था, ये पेटी कैश बुक। तो भाई पेटी कैश बुक क्या होता है, कुछ नहीं, जो हल्के फुल्के छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए करा जाता है। और अगर सबको कैश बुक में मेंटेन करेंगे तो कैश बुक बहुत हैवी हो जाएगा, ऑल्सो मेन कैशियर जो है वो ओवर बर्डन हो जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए एक छोटा कैशियर को लेके आते हैं और उसको कुछ पैसे दे देते हैं, हो गई बात खत्म। और उसको शुरू में एक डेफिनेट सम ऑफ मनी दे देते हैं, और जितना वो महीने भर में खर्च करता है उतना उसको रिम्बर्स कर दिया जाता है, खत्म बात। एडवांटेज,
एडवांटेज देखिए आपको कहीं पे मिलेगा, एडवांटेज अगर नहीं है इसमें, हाँ एडवांटेज है, कैसे नहीं है, क्या एडवांटेज, आपका चीफ कैशियर का टाइम सेव हो जाता है, पहली चीज। दूसरी बात, जो मेन कैश बुक है वो बहुत ज्यादा, उसमें जो इमटेरियल चीजें हैं वो नहीं दिखती, जो इंपॉर्टेंट चीज है, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना, कि जो चीज इमटेरियल हो, फुल डिस्क्लोजर के चक्कर में हर चीज भरने मत लग जाओ, तो उसको आपने ग्रुप करके कंबाइन करके एक पे लिख दो, और स्मॉल पेमेंट पे आपका कंट्रोल होता है, तो ये सारी चीजें आप लिख करके आ जाइए, और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो हमने ये भी कर लिया, 5 नंबर के लिए ये भी कर लिया। अब देखो क्या क्या रहता है, और 2 लेक्चर आई थिंक लगेगा, या 3 लेक्चर भी लग सकता है, जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, बिकॉज अगर मैंने अपना काम कर दिया, आपको समझ में नहीं आई तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेशन हमारा होगा, किसको समर्पित होगा, पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा रिसीट पेमेंट को। भाई 15 नंबर का है क्वेश्चन, सॉरी 10 ही नंबर का है, फिर इतनी मेहनत करें इसके पीछे, नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। तो देखो अगले सेशन में हम लोग को क्या करना है, हाँ ये 10 नंबर और 10 नंबर कर लेंगे, चलो रिसीट पेमेंट भी कर लेंगे, और क्या कर लेंगे, रिटायरमेंट कर लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये एक सेशन होगा जिसमें ये 20 नंबर का सवाल बेहतरीन वाला बनेगा, और अगले सेशन में 10 नंबर 10 नंबर। अच्छा अभी अपने पास बच रहा है क्या, चलो एक बार लिख भी लें कहीं पे, ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए अपने को याद रहे। एक अपने पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का है, एनपीओ का एक क्वेश्चन रहता है सर, कितने नंबर का, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का एक रहता है। चलो भाई आगे देखें, रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स का, पता तो होना चाहिए ना क्या कर रहे हैं, कहां जाना है। अच्छा, रिटायरमेंट का क्वेश्चन भी हो गया 10 मार्क्स का, ओके सर। फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला हो गया 20 मार्क्स का, और शेयर का क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। चलो मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, और एक इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का था, कितना था, 10, देखा था आपने कि 15 था वो, मुझे तो याद रहता नहीं, आप लोगों को याद रहता है, 15 मार्क्स का, देख रहे हो, 15 मार्क्स का। तो सर 4 क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं, इसको किसी भी तरीके से 2 लेक्चर में कर लिया जाएगा, आराम आराम से करिए, जल्दबाजी मत करिएगा। और अगेन मैं आपको बताऊं कि भाई अगर आपको पहली बात तो कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछिए, उसको नेक्स्ट क्लास में जो है ठीक किया जाएगा, उस चीज को सॉल्यूशन उसका दिया जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये जब खत्म होता है तो इसके बाद नई सीरीज शुरू होगी, जिसके अंदर अकाउंट्स का जितने भी जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं, चाहे वो छोटे हल्के फुल्के टॉपिक हो, जैसे आपका बीआरएस हो गया, या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया, या फिर जो भी टॉपिक आपके हल्के फुल्के फाइनल अकाउंट वगैरह हो गया, या फिर अपने रिटायरमेंट और डेथ और एडमिशन वगैरह, पार्टनरशिप कंपनी, जितनी भी चीजें हैं वो सारे को हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर करके डिस्कस अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के। चलो ओके, बाय।